हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के लिए है सेट प्रैक्टिस, और ये सेट नंबर 48 है। 48 के पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसमें सेट नंबर डालेंगे। सेट नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा 1 से लेकर 47 तक के। कोई भी सेट नंबर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अगर इस सेट का भी, इसके अलावा इसके पहले का सेट के भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आंसर किया हुआ और विदाउट आंसर, दोनों ही पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं। वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है केसीसी ऑफिशियल। यहां से जुड़ने का मतलब यह है कि रिलेटेड जो भी एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उससे संबंधित जो क्वेश्चन हम यूट्यूब पर डालेंगे और बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप इस केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो में अच्छा कुछ बताते हैं, आपके लिए बेनिफिट हो, आपके कैरियर को लेकर अच्छा साबित हो सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिएगा। यही आपके द्वारा मेरा किया गया पारितोषिक होगा। 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए, तथा रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये 75 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर इसको लगातार आप इसका रिवीजन करते हैं, लगातार आप इसको देखने का प्रयास करते हैं, स्किप नहीं करते हैं और वीडियो को एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, तो मेरा यह मानना है, मेरा यह विश्वास है कि आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा भी आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ अलग से पूछेगा। अगर आप इसका रेगुलर रिवीजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक सेट देख लेने से आपका इसी में से सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका दावा हम कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, रेगुलर सेट प्रैक्टिस अगर देखते रहिएगा तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिलने की संभावना बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के पहले क्वेश्चन को, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आपको देखने को लगेगा, क्योंकि अब 68वीं बीपीएससी का एग्जाम जो है वो भी फरवरी में होने वाला। बीएसएससी का जो कैंसिल हुआ है वो कितना दिन के अंदर लेगा ये तो अभी अधिसूचित नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार दरोगा का एग्जाम अभी वैकेंसी आएगा तो उसका भी एग्जाम होगा। तो इस आधार पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम आपको लाके दे रहे हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो मरखम शहर जो है वो कनाडा में स्थित एक शहर का नाम है और उस शहर के एक सड़क का नाम AR रहमान सड़क के नाम से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति कमल नारायण KN सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनमें से वे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे? वो भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे। अगर इनके कार्यकाल की अगर यदि जो बात किया जाए तो इनका कार्यकाल जो था वो 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक इसका कार्यकाल रहा था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इनका निधन जो हुआ है, कमल नारायण सिंह का निधन जो हुआ है, इनका निधन 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया प्रयागराज में। ध्यान रखेंगे, इनका निधन जो हुआ वो प्रयागराज, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम है, प्रयागराज में इनका निधन हो गया। ध्यान देंगे, वर्तमान जो CJI है, वर्तमान समय में भारत का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो DY चंद्रचूड़ है और यह नंबर में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं वो यू ललित रहे थे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अब मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप जनरली पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रारूप में नहीं पढ़े होंगे जिस प्रारूप में हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है, उस प्रारूप में आपने नहीं पढ़ा होगा। यानी शीर्ष मृदा से अब मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रक्षालन, या इसी का और नाम है, इसे ही निक्षालन कहा जाता है। अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे ही लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये लीचिंग प्रोसेस की प्रक्रिया जब होती है मिट्टी पर, लीचिंग प्रोसेस की प्रक्रिया होती है तो मिट्टी का पौष्टिक खनिज तत्व जो होता है वो सिलिका, इस लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से जो सिलिका होता है
सिलिका प्लस चूना जो होता है वो मिट्टी से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है वो बहुत हद तक कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से ऐसे मृदा को बंजर मृदा के नाम से जाना जाता है। और इस मृदा में जो नाम आता है वो लेटेराइट मृदा आता है। लेटेराइट मिट्टी का नाम आता है, जो कि लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से निर्माण होता है और इसमें सिलिका और चूना का अभाव होता है। ध्यान देंगे, लेटेराइटिक मिट्टी जो होती है वो विषुवतीय प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है और उसके ऊपरी सतह का जो खनिज होता है वह जल के बहाव के कारण बाहर निकल जाता है और इसमें शेष बच जाता है आपका कंकर और पत्थर, जिस कारण से यह उपजाऊ बहुत ही कम रहता है। इसलिए इसे बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया? राजन महतो के द्वारा पहला गोल्ड दिया गया। और इसी वर्ग में यानी ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जो मिला, ये भी ध्यान रखेंगे, सिल्वर मेडल जो दिया गया वो भी ध्यान रखेंगे, तो वो मनोज कामी को प्रदान किया गया। मनोज कामी को प्रदान किया गया, जो सिक्किम राज्य से रिलेटेड है, सिक्किम राज्य के हैं। अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात किया जाए, ब्रॉन्ज मेडल की बात किया जाए तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बोलबेस्टर रमसीज को प्रदान किया गया है। बोलबेस्टर रमसीज को प्रदान किया गया है, जो मेघालय राज्य से संबंधित है। क्लियर, दोनों चीज को याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहां किया है? तो लता चौक का उद्घाटन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लता चौक का उद्घाटन जो है वो अयोध्या में किया है, जो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को उष्मा का संचरण होता है? तो उच्च तापमान से निम्नतर तापमान में उष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि के माध्यम से होता है। और संवहन विधि के माध्यम से कोई भी फॉर्मेट जो तरल पदार्थ होता है, जैसे कि गैस, द्रव्य, इसके अलावा प्लाज्मा, ये सभी में उष्मा का संचरण जो होता है वो उच्चतर तापमान से निम्नतर तापमान में होता है और यह संवहन प्रोसेस के द्वारा ही उष्मा का संचरण होता है। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस होती है, जिसमें से ध्यान रखेंगे गैस और द्रव्य में उष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि से होता है। ठोसों में उष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। क्यों? क्योंकि चालन विधि में उष्मा का संचरण जब होता है तो जो जिसमें उष्मा का संचरण होना है उसके अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अणु एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी उष्मा का अंतरण हो जाता है, संचरण हो जाता है, उसे चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण कहा जाता है। तो ठोसों में उष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है, जबकि विकिरण विधि के द्वारा हमारा पृथ्वी का धरातल जो होता है वो गर्म होता है, या पृथ्वी के धरातल में उष्मा का संचरण जो होता है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ध्यान देंगे, अब चौथी अनुसूची के बारे में दिया हुआ है बात, इनमें से संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध किया गया है। क्या चौथी अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है? चौथी अनुसूची में नहीं है। यह संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो किया गया है 7वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे, 7वीं अनुसूची में। क्लियर। और एक चीज ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट है इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं की चर्चा किया गया है। तो सूचीबद्ध भाषाओं की चर्चा जो किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि इनमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी दिया गया है। ये भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि इसमें राज्य में स्थानों के आवंटन की चर्चा
चौथी अनुसूची में किया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी, बड़े राज्यों की श्रेणी, बड़े नहीं यहां होगा, बड़े राज्यों की श्रेणी में यहां बनाएंगे, बड़े राज्यों की श्रेणी में, बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो बड़े राज्य की श्रेणी में तेलंगाना जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान को प्राप्त किया गया है। दूसरे स्थान की अगर यदि जो बात करते हैं तो दूसरा स्थान आता है हरियाणा का और तीसरा स्थान तमिलनाडु का आता है। तो यहीं पर लिख लेंगे तमिलनाडु जो है उसे थर्ड स्थान मिला है, जबकि हरियाणा को सेकंड स्थान पर स्थान जो है वो हरियाणा को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक होती है? लंबित मामलों की संख्या में अब देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा लंबित मामले जो होती है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है, वो है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो दूसरे क्वेश्चन से हट के यह क्वेश्चन है। पहली बार आप शायद हो सकता है पढ़ रहे होंगे स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी समझ लेंगे कि क्या होता है। होता क्या है कि स्पेशल लीव पिटीशन के कारण जो होता है, जो किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करता है, यही होता है स्पेशल लीव पिटीशन। यानी कोई भी मामला में आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय से कंसल्ट कर सकते हैं, इसी को स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है। पहले जो है यह स्पेशल लीव पिटीशन सभी को नहीं प्रदान किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह सभी को प्रदान किया गया है, जिसके कारण से लंबित मामले जो है सर्वाधिक मामले इसी स्पेशल लीव पिटीशन का बना हुआ है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन एक प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। तो ध्यान देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वह एक एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो है ना वे प्रतिजैविक के उदाहरण होते हैं। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? जीवाणु, प्रतिजैविक का मतलब जो होता है वो जीवाणु नाशक होता है, जीवाणु नाशक होता है प्रतिजैविक का मतलब। क्लियर। इतना आप ध्यान रखेंगे। एक एंटीसेप्टिक आता है, एंटीसेप्टिक भी आता है। तो एंटीसेप्टिक के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये कीटाणु नाशक होते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेसिया भी एक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एनेस्थेसिया भी होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो संवेदनहारी के रूप में किया जाता है, संवेदनहारी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एंटीपायरेटिक्स जो होता है, एंटीपायरेटिक्स जो होता है इसका इस्तेमाल ज्वर नासी के रूप में किया जाता है, बुखार को समाप्त करने के लिए ज्वर नासी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय इसकी स्थिति क्या होती है? तो ध्यान देंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होता है, सूर्य है, सूर्य और एक है पृथ्वी। क्लियर। अर्थ, अब पृथ्वी को बड़ा बना दिया तो ऐसा मत समझिएगा कि सूर्य से बड़ा है पृथ्वी, लिखने के लिए इसको बड़ा बनाया है। अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होता है ना वो औसतन होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी साल में बढ़ भी जाता है कभी और कभी घट भी जाता है। जब दूरी बढ़ता है, इन दोनों के बीच दूरी बढ़ता है, औसत दूरी
बढ़ने पर, क्लियर, औसत दूरी जब बढ़ता है तो यह बढ़ के हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर होता है। और जब दूरी बढ़ जाता है ना, तो जब दूरी बढ़ता है तो ऐसी घटना को कहा जाता है एपीहेलियन। इस घटना को एपीहेलियन, एपीहेलियन यानी अपसौर कहा जाता है। और यह घटना जो होती है वो प्रत्येक साल 4 जुलाई को घटित होती है। इतना आप ध्यान रखेंगे, इसे अपसौर कहा जाता है। जब औसत दूरी घटती है, औसत दूरी घटने पर क्या होता है, तो घटने पर जो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, वो घट के हो जाता है 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब दूरी घट जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है हिंदी में। यह घटना जो होती है वह प्रत्येक साल जो होती है वो 3 जनवरी को घटित होती है। ध्यान रखेंगे, यह घटना जो होती है वो 3 जनवरी को प्रत्येक साल घटित होती है। क्लियर? तो यह आपका आंसर जो बनता है सबसे अधिक दूरी वाला, वह एपीहेलियन यानी अपसौर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण हितैषी नहीं होता है क्योंकि यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है, यह अपघटित होने में कई वर्ष का समय ले लेता है, यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, और यह जल और वायु से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, जिस कारण से अपघटन इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? वो होता है ललाट वाला भाग। अब प्रेरक कौशल मस्तिष्क कहने का मतलब जिससे प्रेरणा मिलता है, कौशल होने का, अच्छे होने का प्रेरणा जहां मिलता है वो मस्तिष्क का भाग होता है, उसे कहा जाता है प्रोसेंसेफ्लॉन। प्रोसेंसेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में कहेंगे तो इसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। केवल आप समझेंगे, केवल रिवीजन आप कीजिएगा कि हम जो बता रहे हैं उसका रिवीजन करना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो अग्र मस्तिष्क यानी प्रोसेंसेफ्लॉन होता है। अब ध्यान देंगे, यह प्रोसेंसेफ्लॉन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 2 भाग में बटा होता है। एक तो होता है सेरेब्रम, और दूसरा होता है डाईएन्सेफ्लॉन, डाईएन्सेफ्लॉन होता है। सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बुद्धिमान केंद्र होता है, बुद्धिमान केंद्र होता है, जबकि डाईएन्सेफ्लॉन जो होता है वह 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक थैलमस के रूप में और दूसरा जो होता है वो हाइपोथैलेमस के रूप में। क्लियर? थैलमस जो होता है वो ठंडा, गर्म और दर्द की अनुभूति कराता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो रोग, दुख, सुख, भूख, प्यास, ये सभी को नियंत्रित करने वाला केंद्र बिंदु होता है। क्लियर? अब किसी चीज को जब हम प्रेरणा करते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, तो हम सबसे पहले माथा के किस हिस्सा को पकड़ते हैं? तो ललाट को पकड़ते हैं। तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क जो होता है वो ललाट का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो ध्यान रखेंगे, एमाइलेज जो होता है वह सभी में पाया जाता है। प्रोटोजोआ के अलावा जो होता है वह एमाइलेज सभी प्राणी जगत में पाया जाता है। एमाइलेज होता क्या है? तो यह एक बीकर एंजाइम होता है, बीकर एंजाइम होता है, और इस एमाइलेज का काम होता है कि भोजन के मंड को शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदलने का काम करता है यह एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान है? तो अंतराग्रहिक अभियान मंगलयान मिशन है, और इस मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 5
नवंबर 2013 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे 2013 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी तथा यह 300 दिनों तक मंगलयान जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता रहा और यह मिशन 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में कब पहुंचा, तो ध्यान रखेंगे 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। तो अंतरग्रहिक यानी ग्रह पर जाने वाला जो मिशन रहा भारत का, वो पहला मिशन मंगलयान मिशन रहा जो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। यह भी ध्यान रखेंगे कि इसे PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 मिशन के तहत इसे भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस हो जाता है, बिल्कुल नहीं। क्लोरोसिस जो होता है वो पौधों में हो जाता है और क्लोरोफिल की कमी जब हो जाती है, क्लोरोफिल की कमी के कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसे ही क्लोरोसिस कहा जाता है। तो आपका ये जो होता है वो नाइट्रोजन यौगिक से सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है, वो दोनों अनुच्छेद कौन से हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और यह अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा इसका प्रयोग करता है और यह SC यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। क्लियर? जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रीट अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके जारी किया जाता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान की अनुच्छेद की अगर यदि जो बात करते हैं तो 217 में अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने लगते हैं तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति परामर्श किससे लेते हैं? ध्यान रखेंगे, परामर्श जो होता है वो किससे लेते हैं? तो परामर्श लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI से परामर्श लेते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो इसे पश्चगामी कर या पूर्वगामी कर कहा जाता है। इसे ही प्रतिगामी या पूर्वगामी कहेंगे, पूर्वगामी या प्रतिगामी कर के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे ये पश्चगामी कर होता क्या है? तो जब पश्चगामी कर जो होता है वो जब आय में वृद्धि होती है, आय में, और ये लिख दिए, आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होने पर कर की दर में कमी आ जाती है। यानी जिसकी आय बढ़ जाती है ना उसको कर कम देना पड़ता है, टैक्स कम देना पड़ता है, जिसके कारण से धनी वर्ग जो होते हैं वो ज्यादा लाभान्वित होते हैं और जो निर्धन वर्ग होते हैं वह दबे हुए रह जाते हैं, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो इसे पश्चगामी कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सबसे पहली बात जानेंगे, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें तो 213 में किया गया है। क्लियर? 213 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही नहीं है? यह विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, विवेकाधीन के अंतर्गत यह अध्यादेश जारी नहीं करता है। अध्यादेश जब जारी करता है राज्यपाल तो
तो मंत्रियों की सहायता और इसके सलाह की आवश्यकता जरूर होती है, यानी मंत्रियों से सलाह लेता है, मंत्री परिषद से सलाह लेता है और सहायता लेता है, तभी यह अध्यादेश जारी करता है, यानी अनुच्छेद 213 का प्रयोग करता है। तो यह विवेकाधीन शक्ति नहीं होता है राज्यपाल का, यह तो सलाह से करता है, मंत्री परिषद के सलाह से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, यह भी बात सही है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को जारी वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल में सत्र नहीं होते, बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी या घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, यह गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत औद्योगिक बहिस्राव होता है। औद्योगिक से निकलने वाले कूड़ा करकट जो होते हैं, कचरा जो होते हैं, उसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ध्यान रखेंगे पाइन जो होता है उससे सिंचाई बिहार में किया जाता है, पाइन से सिंचाई बिहार में किया जाता है। कुल्हा से सिंचाई जो किया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। खड़ीन से सिंचाई जो है वो राजस्थान में किया था और एरी से सिंचाई जो है वो तमिलनाडु में किया जाता है। तो आपका आंसर बनता है 2 3 4 1, 2 3 4 1। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में पाइन से बिहार, कुला से आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, खड़ीन से आपका हो जाएगा राजस्थान और एरी से तमिलनाडु। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी वंश के द्वितीय शासक सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था तथा आगरा को अपनी राजधानी यानी सल्तनत की राजधानी आगरा को सल्तनत की राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया? 1506 ईस्वी में। 2 साल के बाद 1506 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर सिंध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर यदि जो बात करते हैं तो 324 में इसके गठन के प्रावधान किया गया है, गठन की चर्चा किया गया। ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग का गठन जो है उसका किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, जबकि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय, पहले एकल सदस्यीय था, बाद में बहुसदस्यीय बनाया गया। कब बनाया गया बहुसदस्यीय? तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुसदस्यीय 1993 ईस्वी में बना दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के राजनीति एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है, ये भी सही है। और भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनिका यानी पर्दा यूनान से लिया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक जो थे वो होम रूल के आंदोलन के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना होम रूल की स्थापना बिहार में पटना के बांकीपुर में किया गया था। कब किया गया था ये भी ध्यान रखेंगे। तो बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में किया गया था, जबकि पूरे भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पहली बार होम रूल लीग के जनक के रूप में जाना जाता है एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन के जनक के
जनक के रूप में अगर यदि जो देखा जाए तो एनी बेसेंट, जबकि पुणे में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आदिवासी युवकों के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ध्यान रखेंगे पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां स्थित है? नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। ध्यान देंगे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो डाक घर संबंधी यानी डाक संबंधी लेखन सामग्री को जारी करता है, डाक टिकट को भी जारी करता है, पोस्टल ऑर्डर को जारी करता है, पासपोर्ट जारी करता है और किसान विकास पत्र इत्यादि का निर्माण और जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए, बाहर नहीं यहां पे होगा, बाहर निकालने के लिए, आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 3 से 6 जून 1984 ईस्वी में शुरू हुआ था। 3 से 6 जून 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी क्या है? तो सेबी जो है वो एक वैधानिक संस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सेबी की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की जाती है। इसका पूरा रूप होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में याद रखेंगे तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे सेबी का मुख्यालय की अगर यदि जो बात करते हैं तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में, वर्तमान समय मुंबई में स्थित है। क्लियर। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को सेबी को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। वैधानिक संस्था के रूप में इसे 30 जनवरी 1992 ईस्वी में वैधानिक दर्जा दिया गया था। वैधानिक दर्जा मिला, सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ भौगोलिक लक्षण है और दूसरा तरफ प्रदेश दिया हुआ है। अबिसीनिया का पठार जो है वो ध्यान रखेंगे तो अबिसीनिया का पठार जो है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, ना कि अरब क्षेत्र में। उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, ना कि अरब क्षेत्र में। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र, अफ्रीका के उत्तर पूर्व क्षेत्र, यहां पे ध्यान रखेंगे अफ्रीका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूटी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। एटलस पर्वत की अगर यदि जो बात करते हैं तो एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। यह बात बिल्कुल ही आपका सही सुमेलित किया गया है। मेसेटा पठार जो है वो स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में है। यह स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है, प्रायद्वीप में स्थित है, न कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। इसके अलावा चियापास पठार जो है वो स्पेन में न होके चियापास पठार जो है वो दक्षिण मैक्सिको में स्थित है, दक्षिण मैक्सिको में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज किया गया था। कब रमन इफेक्ट की खोज किया गया था यह भी ध्यान रखेंगे। तो रमन इफेक्ट की खोज किया गया था 1928 ईस्वी में। क्लियर। और इसी रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है?
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका पूरा रूप होता है वह ईंधन की क्रिया के लिए कोशिकीय क्रिया के लिए ईंधन का कार्य करता है, क्योंकि इसमें खूब सारा मात्रा में एटीपी में खूब सारा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शारीरिक और श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? शारीरिक श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है वह हमारा बोमेन संपुट है। ऑप्शन नंबर बी श्वसनी भाग है, डायाफ्राम है और श्वसन नली, ये सभी श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, लेकिन बोमेन संपुट जो होता है वो वृक्क का हिस्सा होता है, वृक्क का हिस्सा होता है और वृक्क का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए आपको कह रहा है। जलोढ़ पंख जिसे एल्यूवियल फैंस के नाम से जाना जाता है, ये पर्वतीय गिरिपद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान जो होगा वो डी होगा, यानी 4 होगा। जबकि भी आकार की घाटी जो है वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा। डेल्टा जो हो जाएगा वह डेल्टा समुद्र तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से इसको मिलान कर दीजिए। इसके अलावा चाप झील जो है वो नदी के निरंतर फैलाव के कारण होता है। तो आंसर आपका जो बनता है वो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो 4 1 यहां पे बना देंगे, 2 यहां पे बना दीजिए, ऑप्शन नंबर ए रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का 7वां राज्य है जहां जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया है? वो बिहार है। यह यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो किसी भी प्लॉट नंबर, कोई भी प्लॉट नंबर, ध्यान देंगे हर प्लॉट के लिए, हर प्लॉट का मतलब खेसरा, हर प्लॉट के लिए 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ध्यान देंगे तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। मार्मुगुआ जो है वह गोवा में स्थित है और पाराद्वीप जो है वो है उड़ीसा में। पाराद्वीप उड़ीसा में स्थित एक बंदरगाह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप ही ध्यान लगा लीजिए कि कौन सा इसमें पश्चिम में स्थित है। तो मार्मुगुआ जो है वो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो जो होकर गुजरती है वो ऑप्शन नंबर सी माली जो है अफ्रीकी देश है एक, जहां से कर्क रेखा होकर दिए गए ऑप्शन के अनुसार गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है, पिटली द्वीप कहां है? पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस जगह पर यह स्थित है? तो ध्यान देंगे भारत में यह पिटली द्वीप जो है वह लक्षद्वीप समूह में स्थित है। क्लियर, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पिटली द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, यानी ध्यान रखिएगा कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक मतलब ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला है, इसका हिंदी होगा ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला है उसका यह चेक है। किस मिशन के बारे में कहा गया था? क्रिप्स मिशन के बारे में यह कहा गया था, जो 1942 ईस्वी में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने के लिए ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करना था और इसी को लेकर क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था, जिसे जे.एल. नेहरू ने कहा था कि यह दिवालिया होने वाले बैंक का अग्रिम चेक है। एक चीज फ्रेंड्स और ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो भी देश है उसको आप याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। कहिएगा कि शिमला में पीएम
बकेट से मिला। मैं शिमला में, मैं अंग्रेजी में शिमला लिखना है, मैं शिमला में पीएम बकेट से मिला। मैं शिमला में पीएम बकेट से मिला। पीएम बकेट से मिला। इतना अगर याद रखते हैं तो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले सभी देश आपको याद रखेगा। मैं से याद रखिएगा मैक्सिको, मैक्सिको याद रखिएगा, मैं से मैक्सिको को याद रखिएगा। इसके अलावा एस से आपको याद रखना है सऊदी अरब, सऊदी अरब को याद रखना है। जबकि आई से आपको याद रखना है इंडिया, हमारा इंडिया यानी भारत। जबकि एम से भी आपको याद रखना है, तो एम से याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा। क्या? एम वाला में आपको माले याद रखना है, एम से माले याद रखना है। इसके अलावा भी एल से जो याद रखना है वह याद रखना है लीबिया, लीबिया याद रखना है। ए जो है, ए से आपको याद रखना है, ए से आपको याद रखना है अल्जीरिया, अल्जीरिया याद रखना है। में जो है, में एक दिया हुआ है तो इसे याद रखिएगा मलेशिया, मलेशिया। इसके अलावा भी याद रखेंगे तो पी जो यहां दिया हुआ है इससे भी याद रखिएगा, तो पी से पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। और एम से याद रखिएगा मारितानिया, मारितानिया को याद रखिएगा। इसके अलावा भी और याद रखिएगा तो बी से याद रखिएगा, बी से बांग्लादेश, ओ से ओमान, बांग्लादेश, ओ से याद रखिएगा ओमान, ओमान। इसके अलावा कलर थोड़ा चेंज करते चल जाते ताकि आपको देखने में आसानी हो, सुविधा हो, ध्यान देंगे। इसके अलावा यू भी दिया हुआ है तो यू ए ई ध्यान रखिएगा, यू ए ई ध्यान रखिएगा। और सी दिया हुआ है, सी से याद रखिएगा चीन, सी से चीन याद रखिएगा। और टी जो दिया हुआ है उसे ताइवान याद रखिएगा, टी से ताइवान याद रखिएगा। और यहां से जो है उसको साइलेंट रखिएगा, इससे कुछ भी नहीं होता है। मी से याद रखिएगा मिस्र, एक देश मिस्र याद रखिएगा। क्लियर? तो ये है जो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला देश होता है। मैं शिमला में पीएम बकेट से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहां स्थित है? तो ध्यान देंगे नीरी जो है वह कहां स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी नागपुर में नीरी स्थित है। इतना याद रखिएगा, नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है, नीरी की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी? तो सूपा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था पूना में। अब इसमें हुआ क्या था, जो थोड़ा सा ध्यान लेंगे। सूपा जो था एक विपणन केंद्र था। सूपा का क्या था? एक विपणन केंद्र, विपणन केंद्र था सूपा, जिसमें से 1875 ईस्वी में यह सूपा विद्रोह की घटना जो हुई थी 1875 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या था कि ग्रामीण इलाकों की रैयत यानी किसान जो थे इकट्ठा हो गए और साहूकारों के बही खाते को जला दिए थे। अनाज की दुकानें लूट ली गई और उनके घरों में भी आग लगा दी गई। इस घटना को सूपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जो पूना में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, जिसकी स्थापना की बात किया जाए तो 6 अप्रैल 1947 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य केरल की सीमा पर स्थित है? तो केरल की सीमा पर स्थित राज्य जो है वो है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग को याद रखने के लिए याद रखिएगा दीपा दीको आगम, मुच्चय कोच्चय कोलम और बड़का डीजेएम। यह हो गया NH फर्स्ट, जबकि ये हो गया NH2, ये हो गया NH3, ये हो गया NH4, ये हो गया NH5 और ये 6 तथा ई जो हुआ यह 7 हुआ और ये जो हुआ वो NH8 के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर? तो बड़का ब से वाराणसी और क से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी खेती को फजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यात्रियों में कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? तो निकोलो कॉन्टी जो था विजयनगर की यात्रा की थी सन 1400, ध्यान रखेंगे 1406 से लेकर 1422 ईस्वी के बीच में विजयनगर की यात्रा निकोलो कॉन्टी के द्वारा किया गया था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था विजयनगर की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो ध्यान देंगे अग्रहारिक नामक अधिकारी जो होता था वह किस वंश से संबंधित था? तो सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से संबंधित अग्रहारिक नामक अधिकारी होता था जो धार्मिक न्याय का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित किया गया है? महावंसा नामक बौद्ध ग्रंथ में, जो पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा कब लागू हुआ था? तो फेमा जो है वो 1 जून 2000 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1 जून 2000 को लागू हुआ था, जबकि यह बना कब था? फेमा जो है वह बना कब था? 1999 ईस्वी में फेमा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है? तो सैंड आर्ट पार्क जो है वो राजस्थान की टेंपल सिटी पुष्कर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, इसे टेंपल सिटी के नाम से जाना जाता है, जो पुष्कर में बनाया गया है। क्लियर? यह राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क है जो अजमेर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति के पास होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है। और अगर अनुच्छेद की चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 244 में किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 244 में किया गया है, यह भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43 का 1 के तहत यह प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट संबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल ही सही है, परिवर्तनीय नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में चर्चा किया गया। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो सही है। दूसरा, देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत सिद्धांत है। बिल्कुल सही है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सके। बिल्कुल सही है। और निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने में निर्दिष्ट होता है। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही नीति निर्देशक तत्व के बारे में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो उर्दू जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार की भी द्वितीय भाषा जो है, राजकीय भाषा उर्दू है, जबकि पहली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस नेता ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ध्यान देंगे, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है।
अफ्रीका का गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के एक्टिविटी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ढाका में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ध्यान देंगे सार्क की स्थापना जो होती है वो, ध्यान देंगे स्थापना की अगर बात करते हैं तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए, मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में स्थित है। वर्तमान समय में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है वो है 8, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। इसका पूरा रूप सार्क का ध्यान देंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीवीटी। सीटीवीटी जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी इसका पूरा रूप होता है। फिर से ध्यान देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी इसका पूरा रूप होता है और इसकी स्थापना जो है वह किया गया था 1996 ईस्वी में 24 सितंबर के दिन। 24 सितंबर 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई वादक इसमें से चयन करना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक है, जबकि निखिल बनर्जी, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया ये तीनों जो है वो वासुरी वादन है, वासुरी वादक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो टोडा जनजाति का मूलभूत निवास स्थान है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मैदान का संबंध किससे है? तो नदी से संबंधित है संप्राय मैदान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं किया हुआ है? तो ध्यान देंगे नहीं किया हुआ है सही सुमेलित तो नाथुला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश तथा रोहतांग दर्रा सिक्किम, ये दोनों ही आपका गलत है। और जो ध्यान देंगे लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में, माना दर्रा भी उत्तराखंड में, तो ये तो सही है। नाथुला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ना होके नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जबकि पालघाट दर्रा केरल में है। रोहतांग दर्रा जो है वो सिक्किम में ना होके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका बी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से जो सीमा नहीं बनाता है वो ऑप्शन में दिया हुआ है इराक। इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। कजाकिस्तान जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। ईरान जो है वो भी कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, लेकिन सीरिया जो है वह कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो आपका आंसर बनता है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हो चुकी है? तो 6 औद्योगिक नीति अब तक घोषित हो चुकी है, जिसमें से ध्यान रखेंगे तो 1948 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1956 के बाद 1977 ईस्वी, ध्यान रखेंगे 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी और 1991 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति बना है? तो अबुल कलाम आजाद जो है वो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने वाले व्यक्ति रहे थे, जो कि 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या रही थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होना प्रमुख घटना रही थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो रहा था 1885, 1900 नहीं, 1885
1885 ईस्वी में 24 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। ध्यान देंगे 1800 लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मनुष्य के पाचन की क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भोजन ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है, जहां इसमें जठर रस मिलता है। जठर रस तो इसको अमाशय में मिलता है, अग्नाशय में कहां से? तो यहां पे अमाशय होना चाहिए और आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पिल घर्षण सदैव क्या होता है? तो बेलन घर्षण से अधिक होता है, बेलन घर्षण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कीमतें जो है वो बाजार के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये 75 क्वेश्चन जो हमारा सेट प्रैक्टिस रहा बीएसएससी को लेके, 68वीं बीपीएससी पीटी को लेके और बिहार दरोगा पीटी और मेंस को लेके, और रेलवे और एग्जाम में भी आपका ये फायदा करेगा क्वेश्चन। तो आप इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, इसको देखते रहिएगा, और जो भी एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन देते हैं या देखते या डालते हैं वीडियो, उसको भी आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में मिलेगा। क्लियर? आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।